हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, CFT। तो इस क्रिस्टल फील्ड थियरी के आने के पीछे रीज़न क्या है, आई होप आपको पता होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो उतना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। कुछ कुछ जगह काम कर रहा था और कुछ कुछ जगह काम नहीं कर रहा था। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया भी था कि क्या क्या लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसको सॉल्व किया गया आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा। तो जैसे कि मैंने बताया भी था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो सेप तो बता रहा था अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर का, ठीक है, लेकिन उससे हमें क्या होता था कि पूरी तरीके से पता नहीं चल पाता था, है ना। फिर जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोबाल्ट आयन है, ठीक है, CO+2, तो ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों बना रहा है। लेकिन वही अगर मैं निकेल की बात करूं, निकल आयन का, तो ये बहुत रेयर केस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाता है। तो सवाल उठता है कि ये दोनों तो डी ऑर्बिटल से ही है, सॉरी डी मेटल, डी ट्रांजिशन मेटल है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बना रहा है और दूसरा जो है निकल जो है Na2+ वो सिर्फ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर उसके बाद और लिमिटेशंस मैंने क्या बताए थे कि H2O और जो हाइलाइड आयंस है वो आमतौर पे हाई स्पिन फॉर्म कर रहे हैं, है ना, जबकि जो साइनाइड आयन है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो H2O और जो हाइलाइड आयंस है, H2O और जो हाइलाइड आयंस है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं, वो हाई स्पिन है ना, जबकि जबकि आपका जो CN- हो गया, है ना, NO हो गया, तो ये सब जो है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है। तो इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया था कि और इनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो Cu2+ है आपका, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे शो करता है, जबकि Cu2+ के साथ अगर मान लीजिए कि Cu2+ आपके पास आयन है और आप अगर 6 सेम टाइप के लिगेंड्स को ले रहे हो, तो वहाँ तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, है ना। अगर आप Cu ले रहे हो और सेम तरह का 6 लिगेंड ले रहे हो, मैं L मान ले रहा हूँ यहाँ पे, तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं होकर के क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना। डिस्टॉर्टेड मतलब कि कुछ इसका शेप जो है बिगड़ जाता है, ऑक्टाहेड्रल वो प्योरली नहीं रहा हो। तो सवाल उठता है कि यार ये कैसे हो गया, तो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, फिर और भी कुछ खामियां थी, जैसे कि उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और कलर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कैसे डिटरमाइन किया जाता है। बस उन्होंने बस ये बोल दिया कि हाँ ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक नेचर की बात करें, लेकिन उन्होंने कलर प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि हाँ इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का ये कलर होगा। फिर उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई भी रिएक्शन का रिएक्शन रेट और मैकेनिज्म कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो ये सब कुछ खामियां थी वैलेंस बॉन्ड थियरी के। मैंने जो कि आपको बताया, आप इसको पॉइंट वाइज करके आप लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे क्योंकि हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख रहे हैं तो थोड़ा सा पहले मैंने बता दिया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल क्यों हुआ और क्यों हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। तो जो सवाल हमने अभी किए कि ऐसे क्यों हुआ, ये फेल क्यों हुआ, तो उन्हीं सारे सवाल का जवाब जो है हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में ढूंढेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये एज्यूम कर लेता है कि वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। बड़े ध्यान से समझिए मैं क्या बोला हूँ, मैं इसको लिख ही देता हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। CFT क्या एज्यूम करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? इट अज्यूम्स दैट द अट्रैक्शन बिटवीन the attraction between
central metal and the ligands in a complex is purely electrostatic, तो इन्होंने क्या बोला, क्या अज्यूम किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि जो आपका सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऑब्वियस ही बात है सेंट्रल मेटल और लिगेंड होगा, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इन्होंने क्या अज्यूम कर लिया कि वो पूरी तरीके से प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, है ना। और लिगेंड जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरह कंसिडर किया जाएगा, जो ऑब्वियस ही बात है, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है, वो डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह उसको ट्रीट करेंगे। और जो आपका मेटल है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कैटायन की तरह ट्रीट करेंगे, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसको हम एज अ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन की तरह ट्रीट करेंगे, और जो आपका लिगेंड है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में काउंट करेंगे, ठीक है। और जो जब भी आप शो करोगे तो लिगेंड टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल, मतलब जो लिगेंड्स का जो डायरेक्शन है वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है और ये लिगेंड है, इसके पास ये लोन पेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको शो करेंगे इस तरीके से, कुछ डायरेक्शन जो होना चाहिए लिगेंड का जो दिखाने का वो मेटल की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो सेंट्रल मेटल का टायन है वो बहुत सारे लिगेंड के साथ घिरा हुआ होगा, हो सकता है लिगेंड के पास एक भी इलेक्ट्रॉन हो और एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो लिखते चलते हैं हम लोग कि द सेंट्रल मेटल cation is surrounded by ligand which contain one or more lone pair of electrons। मतलब कि जो आपका सेंट्रल मेटल का टायन है, जैसे कि मान लीजिए M है, वो बहुत सारे लिगेंड के साथ क्या होगा, घिरा हुआ होगा, और हो सकता है वो लिगेंड एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या एक से ज़्यादा भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो हम लोग बात करेंगे आगे कि लिगेंड्स में भी कई तरह के लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, बाईडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ट्राईडेंटेड होते हैं, टेट्रा होते हैं, हेक्सा होते हैं, पेंटा होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है मतलब कि वो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, अगर बाईडेंटेड है तो दो डोनेट करेगा, अगर ट्राईडेंटेड है तो 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। उसी तरीके से तो मान लेते हैं कि जो भी लिगेंड होगा हो सकता है कि वो एक भी लोन पेयर डोनेट करे, उसके पास अगर एक ही है तो एक ही ना करेगा। अगर बाईडेंट है तो ये लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिगेंड किस तरीके का है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरी पॉइंट इन्होंने क्या बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि जो भी आयोनिक लिगेंड है, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, है ना, तो ये सब को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। मतलब जितने भी आपके आयनिक लिगेंड्स हैं इन सब को हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स है आपका, न्यूट्रल लिगेंड्स जो है आपका, वो जैसे कि मैं बता दूं NH3 हो गया, H2O हो गया, है ना, तो ये सब डाइपोल्स की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इनके पास तो चार्ज है नहीं, बट ये लिगेंड है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं अपना, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जब हम इसे डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे तो जो, अब ऑब्वियस सी बात है ना, आपने देखा भी होगा जब कोई भी लेट्स से अगर मैं यहाँ पे NH3 ड्रॉ करता हूँ, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे
ऐसे, एंड देन पॉजिटिव टू डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव, तो ये आपका ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है हाइड्रोजन, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, तो ऐसे। एरो को देखो आप, एरो मैं किस तरीके से मार्क कर रहा हूँ। तो जो ओवरऑल जो होगा आपका डाइपोल, सारा एरो तो ऊपर की तरह ही है ना, जितना भी आपका एरो है। ये क्या है आपका लोन पेयर ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव, तो इस टाइम पे यहाँ पे एन और लोन पेयर की मैं बात करूँ तो एन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। बट अदर केस में आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, एरो का डायरेक्शन उसी की तरफ होगा, ठीक है। लोन पेयर वाले केस में ऐसा नहीं होता, लोन पेयर वाले में जो डायरेक्शन होगा वो लोन पेयर की तरफ ही होगा। तो ओवरऑल जो आपका डाइपोल है वो क्या है, ऊपर की तरफ है ना। तो यहाँ पे बस मैं शो किया हूँ कि कैसे जब आपका न्यूट्रल लिगेंड होगा तो वहाँ पे आपका न्यूट्रल लिगेंड एज अ डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। मैंने क्या बताया, आयोनिक लिगेंड जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका न्यूट्रल लिगेंड है वो आपका एज अ डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया। और एक बात याद रखना है कि जब ये NH3 कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच होगा तो जो डायरेक्शन दिखाएंगे ना वो उसका जो, अब देखिए अब डाइपोल है तो ये ऑब्वियस बात है, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव, तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है ना। ये वाला डायरेक्शन, ये वाला छोड़ पॉजिटिव है और ये वाला छोड़ क्या है, नेगेटिव है। तो हमेशा हम लोग नेगेटिव एंड, डाइपोल का हमेशा हम लोग नेगेटिव एंड को कनेक्ट करवाएंगे मेटल आयन के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग पहले ही एज्यूम कर चुके हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल है वो पॉजिटिव आयन है और बाकी लिगेंड है वो नेगेटिव है। तो जब आयोनिक लिगेंड है इस तरीके का तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो ऑलरेडी निगेटिव है। लेकिन जब न्यूट्रल लिगेंड आएगा तो हम लोग कैसे शो करेंगे, तो हम लोग जो डाइपोल का जो डायरेक्शन है नेगेटिव वाला उसको अटैच कराएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। द नेगेटिव एंड ऑफ द dipole, the negative end of the dipole is assumed to be directed towards the metal ion। वही बात लिखा है जो मैंने भी बोला हूँ कि जो आपका नेगेटिव एंड होगा डाइपोल का उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वही मेटल आयन की तरफ लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 2 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो इंटरैक्शन होता है मेटल कटायन और लिगेंड के बीच में वो हम लोग प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक एज्यूम किए हैं, हमने बता भी दिया ऊपर, उसको लिख भी लेते हैं, साथ में लिखते हुए चलते हैं। द इंटरैक्शन बिटवीन द मेटल कटायन and the ligand is regarded as purely electrostatic, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो 100% आयोनिक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इस पूरे जो पॉइंट मैंने लिखा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेटल कटायन और लिगेंड के बीच में जो है बॉन्ड बना वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसका मतलब 100% क्या है, वो आयोनिक है। जो बॉन्ड बन रहा है वो 100% क्या है, आयोनिक है। इट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग नहीं हुआ मेटल ऑर्बिटल्स और लिगेंड ऑर्बिटल्स के बीच में। सो यू कैन राइट हियर देयर इज, इन्होंने क्या माना कि यहाँ पे किसी भी तरह का ओवरलैपिंग वाला खेल तो नहीं होगा भैया। देयर इज नो ओवरलैप इंटरैक्शन बिटवीन metal orbitals and the ligand orbitals। लेकिन ये चीज़ आपके VBT थियरी में होता था, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा लास्ट लेक्चर जाकर के मैंने बताया है वहाँ पे कि कैसे मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड का ऑर्बिटल दोनों मिलकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला CFT में कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम मान करके चल रहे हैं कि जो इंटरैक्शन होगा मेटल कटायन और लिगेंड के बीच में वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, और प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा इट मीन्स 100% आयोनिक हो गया। और 100% आयोनिक हो गया इन द सेंस
कि यहाँ पे किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, ना मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच में। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, कि जो डी ऑर्बिटल है मेटल का, जो भी एटम बोलो मेटल बोलो, वो सेम एनर्जी के होंगे। कब कब सेम एनर्जी के होंगे? जब वो न्यूट्रल एटम होंगे तब। मैं इस चीज को लिख देता हूं, देन आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। द डी ऑर्बिटल्स और on the metal, the d orbitals on the metal which are all of the same energy, all of the same energy have their, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख ही देता हूँ ना, ज़्यादा बेटर होगा। हैव द सेम एनर्जी, मतलब सेम एनर्जी है, मतलब क्या है वो? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। हमेशा दोस्तों याद रखना, जब कभी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बोल रहा हूँ कि सेम है, मतलब कि कैसा है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, कोई पूछे तो बोल देंगे वैसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम होता है उसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान समझना, मैं एक स्टेटमेंट लिखा हूँ कि जो डी ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के पास, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिशन मेटल के पास, उन सबका एनर्जी सेम होगा। मतलब कि आपके पास ये डी ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है आपका डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। तो अभी इसकी एनर्जी जो होगी वो सेम होगी सबकी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो कि कोबाल्ट लिया हूँ यहाँ पे, ये कोबाल्ट का डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, मतलब सबकी एनर्जी अभी सेम है जब फ्री एटम है सिर्फ कोबाल्ट, है ना। लेकिन जैसे ही ये कोबाल्ट जब कॉम्प्लेक्स बना लेगी तो उस समय क्या होगा, जो लिगेंड्स है वो इन ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी को डिसॉल्व कर देगा, तोड़ देगा। मतलब अब जो है ऑर्बिटल्स के पास एनर्जी सेम नहीं रहेगी। तो ध्यान से 2 पॉइंट है यहाँ पे। अगर जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है तो उससे पहले तक आपके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब जो आपके ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स, उन सबकी एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हाउएवर व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ऑब्वियस बात है कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करेगा, जब लिगेंड्स आएगा। तो ये लिगेंड्स क्या करेगा ना, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या डिस्ट्रॉय कर देगा? तो इन ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी। देखो मैंने बताया है कि डीजेनरेसी किसको बोलते हैं, जब सेम एनर्जी होता है। तो अब लिगेंड आ गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या डिस्ट्रॉय कर दिया? एनर्जी को अंग कर दिया। मतलब अब पहले की तरह सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रही, डीजेनरेसी ऑफ दिस ऑर्बिटल्स। तो लिगेंड्स जैसे ही आएगा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को तोड़ देगा, एनर्जी बैंड को। मतलब इन द सेंस कि अब सबकी एनर्जी सेम नहीं रही। दैट मीन्स द ऑर्बिटल्स नाउ हैव डिफरेंट एनर्जीज। एक और बात, जब आइसोलेटेड गैसियस मेटल होगा, मतलब कोई भी अगर मेटल अगर आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में है, तो उसके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे और सबकी एनर्जी बराबर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीजेनरेट, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, जैसे कि मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ कि अगर कोई मेटल है, अगर सेम तरीके का लिगेंड इस मेटल के चारों तरफ घेर ले, ऐसे मान लीजिए सेम तरीका, एल 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 मैं लिख रहा हूँ, अगर इसको चारों तरफ से घेर ले, तभी भी ये डीजेनरेट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब ये डीजेनरेट खो दिया, नहीं। लेकिन इसकी क्या होगी ना, इसकी एनर्जी जो होगी ऑर्बिटल्स की वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोगों ने पाया है कि बहुत सारे जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आमतौर पे तो आपको 6 लिगेंड वाले और 4 लिगेंड वाले मिलेंगे। तो 6 लिगेंड वाले मिलेंगे तो आपको ऑक्टाहेड्रल देंगे, और 4 लिगेंड वाले जो मिलेंगे वो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था, तो फोर्थ पॉइंट को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि जो सिमेट्री है आपका, जो हम लोगों ने कंसीडर्ड किया है इस क्रिस्टल फील्ड अप्रोच में, वो आइडेंटिकल होता है। मतलब आइडेंटिकल इन द सेंस कि आपका डी जेड स्क्वायर आमतौर पे होता है, जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं ना sp3d2, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था इस चीज़ को, कि यहाँ पे जो दो डी ऑर्बिटल हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, वो होता है आपका डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। मतलब एक बात आपको समझने वाली बात ये है यहाँ पे, कि मैंने ये बताया कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे कि शुरू में ही बता दिया गया CFT थ्योरी में, कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हाइब्रिड ओवरलैपिंग वगैरह ऐसा कुछ खेल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका स्प्लिटिंग हो जाता है डी ऑर्बिटल्स का। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो CFT में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग कर दिया जाता है। तो स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है वो जरा उसको हम लोग यहाँ पे, जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जब वो आइसोलेटेड और गैसियस मेटल में होंगे तब वो डीजनरेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड अगर कोई भी आ गया उसके आसपास, लिगेंड के आसपास, तो उस कंडीशन में भी वो डीजनरेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, रहेगा, बट वो जब बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो वो उसकी डीजनरेसी भंग हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल्स के पांचों शेप होते हैं, मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। पहले तो ये समझिए कि T2G बोलते हैं इसको, या इसी का दूसरा नाम है डी एप्सिलॉन ऑर्बिटल्स, डी एप्सिलॉन ऑर्बिटल्स, है ना। और अगर मैं एक एक करके ड्रॉ करूँ DXY, DXZ और DYZ, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया DXY, ये लोब्स ऐसे और ये लोब्स ऐसे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके। तो यहाँ पे ये हो गया आपका DXY। उसी तरीके से आप DYZ को भी ड्रॉ कर सकते हो, और D ये हो गया, लेट्स सपोज दैट आपका Y एक्सिस, ये हो गया आपका Z एक्सिस। तो यहाँ पे लोब्स ऐसे बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके। सो दिस इज योर DYZ। और उसी तरीके से ये DZX भी हम, और DXZ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ X एक्सिस, यहाँ Z एक्सिस, एंड देन यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लोब्स है वो बिटवीन द एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच में है ना। DXY, DYZ और DZX में जो आपके लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस है, और इसको हम लोग T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं, या फिर डी एप्सिलॉन ऑर्बिटल्स। ठीक है। उसी तरीके से एक होता है आपका EG, जैसे कि मैंने बोला ना स्प्लिटिंग होता है, तो जब स्प्लिटिंग होगा तो आपका ये तीन जो यहाँ जो आपका तीन पोजीशन है इस डी ऑर्बिटल का, वो एक जगह होगा, और बाकी जो मैं बना रहा हूँ अभी EG, इसको हम लोग डी गामा ऑर्बिटल्स के नाम से भी जानते हैं, EG ऑर्बिटल्स या डी गामा ऑर्बिटल्स। तो इसके शेप क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया आपका XY, है ना। तो ये बिटवीन द एक्सिस नहीं होते हैं, ये ओवरलैप करते हैं एक्सिस को। ठीक है। एक्सिस को यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ओवरलैप किया है। ठीक है। तो ये आप मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक होता है आपका DZ स्क्वायर, तो उसके शेप को भी हम लोग देख लेते हैं कि DZ स्क्वायर का शेप क्या होता है। तो आपका DZ स्क्वायर का शेप हो गया ये वाला, ये भी एक्सेस पे ही कट करेगा ऐसे, ये Z हो गया आपका। ठीक है। और यहाँ पे एक डम्बेल शेप होता है, यहाँ पे डमरू की तरह, यहाँ पे एक डमरू की तरह लग रहा है ना देखने में, ये एक रिंग लगा होता है यहाँ पे। ठीक है। कुछ इस तरीके का, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं हम लोग DZ स्क्वायर। तो ये मैंने शेप्स की चर्चा कर ली है, और ये भी बता दिए कि जो T2G में ये तीनों होते हैं ऊपर वाले, और EG में ये दोनों होते हैं आपके। ठीक है। क्योंकि लिगेंड्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, या फिर बोल सकते हो कि डाइपोल्स होते हैं। डाइपोल्स किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमारा लिगेंड न्यूट्रल होगा तब। तो उस कंडीशन में
क्या होगा कि उसी कंडीशन में आपका मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और क्या, तो ये हम लोगों ने पहले समझ लिया। स्प्लिटिंग अब करते हैं हम लोग, तो किस तरीके से स्प्लिटिंग की जाती है ज़रा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले तो मैंने ये बताया कि सब इन सब का शेप कैसा होता है ना, प्लॉट करके बताया। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल्स को, जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स है, उनको हम लोग स्प्लिट कर दे रहे हैं। तो आइए इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एनर्जी, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे ऐसे, मैं इसको डी जनरेट ऑर्बिटल्स को डब्बे में ही दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपके, लेट सपोज दैट कि यहाँ कोई आपका फ्री मेटल है, फ्री मेटल आयन, जिसके पास कितना डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो जब इस 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स को मैंने क्या बोला, स्प्लिट कराना है, तो यहाँ से पकड़ के ऐसे कुछ, ये हो गया हमारा Eg और ये हो गया हमारा T2G, ठीक है। तो T2G में कितना, तो 3, और Eg में कितना, तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग करा दिया मैंने। हियर d ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू, तो CFT में आपके d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने BBD में नहीं देखा था, ठीक है। तो आप ध्यान दे रहे होगे कि क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग कर दिया गया है। तो बोल सकते हो यहाँ पे बेसिकली कि मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो जब स्प्लिटिंग हो गया तो कुछ ना कुछ शेप आ ही जाएगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे जल्दी जल्दी, तो ये लेट सपोज दैट आपका एनर्जी हो गया, और यहाँ पे कहीं पे बीच में आपका यहाँ पे कहीं पे बीच में एवरेज एनर्जी है किसी भी मेटल का, ठीक है। लेट्स सपोज दैट दिस इज योर एवरेज एनर्जी ऑफ मेटल आयन इन स्फेरिकल फील्ड, मेटल आयन इन स्फेरिकल फील्ड। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, कुछ इस तरीके से, यहाँ ऐसे, एंड देन यहाँ पे 2 बॉक्स, और फिर यहाँ पे ऐसे 3 बॉक्स, है ना। ये हो गया आपका T2G, और ये हो गया आपका Eg, और ये जो बीच वाला सेंटर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, या इसी को बोल सकते हो आप कि ये एवरेज एनर्जी लेवल है। क्या है, एवरेज एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी लेवल। और यहाँ पे ये Eg और इस बैरी सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, या फिर बोलूँ Eg और इस पूरे T2G के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा O, डेल्टा O, ठीक है। और इस बैरी सेंटर से Eg के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका, पॉजिटिव 0.6 डेल्टा O। और यहाँ इस बैरी सेंटर से T2G की बात करें, यू कैन से दैट बिलो द एवरेज एनर्जी ऑफ मेटल आयन इन स्फेरिकल फील्ड, क्योंकि इस एवरेज एनर्जी ऑफ मेटल आयन के नीचे ही की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव में 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। जब दोनों को आप ऐड करोगे, मैग्नीट्यूड को आई मीन नेगेटिव को नेगलेक्ट करते हुए, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका 10 टाइम्स ऑफ DQ, डेल्टा O इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ DQ, ठीक है। तो एक बात याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जो Eg ऑर्बिटल्स है, वो अगर मान लो कि आप Eg ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन को पुट करोगे यहाँ पे, अगर सपोज दैट आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को पुट करोगे, तो उसका वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव 0.6 डेल्टा हो, और ये एनर्जी एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर है। जबकि T2G में क्या होगा, ये नीचे है, तो इसमें -0.4 डेल्टा होगा, ठीक है। जो साइज है एनर्जी गैप, जो डेल्टा O मैंने लिखा है यहाँ पे T2G और Eg लेवल्स के बीच में, इसको हम लोग मेजर्ड भी कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, तो UV विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है ना, उसके थ्रू हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे, थोड़ा सा इसका फीलिंग मुझे नहीं आया, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ TiH2O होल 6 3+, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 3+, क्योंकि H2O क्या है यहाँ पे, H2O जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड है,
कोई चार्ज नहीं है और ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे 3 चार्ज है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है बैलेंस करने के लिए तो 3 पॉजिटिव होगा ही, है ना। तो ये क्या हो गया आपका टाइटेनियम 3+ आयन में है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, आर्गन, पहले टाइटेनियम का ही लिख देते हैं। टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 पे, तो आर्गन 4s2 3d2। तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना भी तो है ना। तो ये किसका हो गया, ये फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, ये टाइटेनियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन जब टाइटेनियम 3+ का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन, और आपको 3 निकालना है तो पहले तो आप s में से निकालोगे 4s में से, और फिर 3d में से एक निकालोगे, तो ओवरऑल क्या बच गया आपके पास 3d1। मतलब कि ये आपका पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है उसका जो उसमें जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ है 1। तो उस इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ पे फील करोगे, उस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ फील करोगे, मैं इसी में करके बता देता हूँ, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ कहीं फील कर दोगे, T2G में फील करोगे आप, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है ना आपको, ऐसा नहीं है कि EG में पहले बढ़ेंगे फिर T2G में, हमेशा T2G से EG में बढ़ना है आपको। तो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को इस EG में फिल कर दिया, जब आपने इस एक इलेक्ट्रॉन को EG में फिल कर दिया, तो सवाल उठता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कब जा सकता है। कोई तो कंडीशन होगा ना, जब T2G से हम EG में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, ऑफ कोर्स कर सकते हो, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। सवाल उठता है कि कितना एनर्जी चाहिए, हाउ मच एनर्जी वी नीडेड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम T2G टू EG ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो D से D ट्रांजिशन के बीच में जो ट्रांसफर होता है, तो उसमें जो कितनी एनर्जी है उस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो DD ट्रांजिशन होता है ना, DD ट्रांजिशन इज द सिंगल ब्रॉड पिक विथ अ मैक्सिमम एट, तो इस पर्टिकुलर के लिए मैं बता रहा हूँ 20,300 पर सेंटीमीटर होता है फ्रीक्वेंसी इसकी। और आपको एक बात बता दूं कि जो 1 किलो जूल पर मोल में आपका 83.7 पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके EG में तब ही जाएगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20,300, मतलब कि कितनी किलो जूल पर मोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से आप डेल्टा O की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि मैं ये एक्सपेरिमेंटली आया है ना, जैसे कि मैंने बोला भी है कि यूवी विजिबल के थ्रू आप पता कर पाओगे कि कितना एनर्जी लग रहा है ये सारी चीज़। तो डेल्टा O इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 83.7, तो इट इज़ समथिंग कमिंग 243 किलो जूल पर मोल। मतलब कि इस पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में जाने में कम से कम कितना एनर्जी लगेगा, तो 243 किलो जूल पर मोल लगेगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इसी पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो CFSE कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नथिंग, फॉर्मूला तो डेराइव हो ही गया, बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है मुझे। T2G में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपने क्या लिखा है T2G में, तो इसको फॉर्मूला वाइज भी आप डेराइव कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लिख सकते हो -0.4 टाइम्स ऑफ N ऑफ T2G प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ N ऑफ EG। यहाँ पे N ऑफ T2G और N ऑफ EG क्या डिनोट कर रहा है कि आपके उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में T2G वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो अभी हमने क्या देखा कि N में T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -0.4 इंटू 1, क्या हो जाएगा आपका -0.4 इंटू 1। तो ये हो गया आपके CFSE का वैल्यू, ठीक है। मतलब CFSE निकला, लेकिन इसको हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना होगा ना आपको। ये क्या आ गया, ऐसे आप लिख सकते हो ना -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। ये CFSE को हम लोग डेल्टा O के फॉर्म में निकालते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है ना ये, इसलिए
वो लिखते हैं हम लोग। और जब टेट्राहेड्रल वाला आएगा तो डेल्टा टी लिखेंगे, वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है ऑक्टाहेड्रल का, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आज के लेक्चर में ही थोड़ा इसको जल्दी रैपअप करने की कोशिश करते हैं। तो CFSE क्या हो गया, -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। और जैसे कि हम लोगों ने देखा डेल्टा हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 243। और ये 243 कैसे आया है, तो जितना भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जा रहा था D2D ट्रांजिशन में, तो वो हम लोगों ने ले लिया और जैसे उसको किलो जूल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो याद रखना दोस्तों ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 97 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका CFSE कैलकुलेट हो गया। और दोस्तों एक बात और याद रखना, जो डेल्टा ओ डिपेंड करता है, जो डेल्टा ओ का जो मैं जो इसकी बात कर रहा था कि ये 20,300 कहाँ से आ गया है ना, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो है आपका लिगेंड का नेचर कैसा है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, द डेल्टा ओ डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ज़्यादा अच्छा होगा, द magnitude of delta O depends upon 3 factors। एक तो होता है आपका द नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स किस तरीके का है, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दूसरा कि चार्ज कितना है, किसी भी मेटल आयन पे चार्ज कितना है ना, तो ये हो गया आपका। और एक तीसरी बात करेंगे हम लोग कि जो मेटल है आपका, जो भी मेटल आप ले रहे हो वो कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आई मीन्स वो कौन से रो से बिलोंग कर रहा है। 3 रो होता है ना आपके ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल के पेरियोडिक टेबल में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो क्या वो फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। मैं एक छोटा सा डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड या वो थर्ड, वो कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से रो से बिलोंग कर रहा है, वो उस चीज़ पे भी आपका डिपेंड करता है क्या, डेल्टा ओ। ठीक है, कि वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन से रो का ट्रांजिशन एलिमेंट है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिपेंड्स, तो ये आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, लिगेंड के नेचर ऑफ द लिगेंड, चार्ज ऑन द मेटल आयन, और द मेटल इज इन वो कौन से रो का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन आमतौर पे दोस्तों जो डेल्टा जो वैल्यूज़ होती हैं वो आमतौर पे 7,000 पर सेंटीमीटर से लेकर के 30,000 पर सेंटीमीटर तक बिलोंग करती है। ये बात ध्यान में रख सकते हो, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, रख सकते हो अगर दिमाग में अगर हो पाए तो। ठीक है, तो ये जहाँ तक बात रहा, 7,000 से 30,000 के बीच में वैरी करती है। तो हम लोगों ने जो लिया था वो कितना आया था, 20,300, मतलब तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन रेंज यही होता है डेल्टा का। अब हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है ना। तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ, I-, Br-, H2-, Cl-, NO3-, F-, ETOH इथाइल अल्कोहल, ऑक्सलेट, वाटर, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, NH3 और पिरिडीन दोनों का सेम होता है ना। फिर उसके बाद इथिलीन डाइअमीन EN से जिसको डिनोट करते हैं, फिर आपके पास डाइपिरिडिल, फिर उसके बाद आपके पास ऑर्थो फेनैंथ्रोलिन। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा इसी ऑर्डर में, NO2-, Cn-, CO, NO+। ठीक है, तो ये मैंने WFL वीक फील्ड लिगेंड से स्टार्ट किया और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ अरेंज करके हम लोगों ने लिख दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, और ठीक है, जो कि हमें बताता है कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इसकी अब। लेकिन इतना इस सबको अगर मैं कंक्लूसिव तौर पे लिखूँ यहाँ पे, तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऑर्डर में लिख सकते हो कि हैलाइड डोनट्स, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड ऑक्सलेट है ना,
H2O ETOH, तो O ऑक्सीजन से दे रहा है ना यहाँ पे, ऑक्सीलेट भी O2 माइनस H2O है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर ऑक्सीजन डोनर्स की बारी आती है। देन उसके बाद देख सकते हो नाइट्रोजन की बारी आ गई, NEN है ना, पिरिडीन में भी आपका N आएगा, तो ये नाइट्रोजन डोनर्स। मतलब एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल रहे हैं इस पूरे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो आप ऐसे लिख सकते हो। एंड देन फिर लास्ट में आप देख सकते हो ये सब कार्बन डोनर्स है, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड होता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि हाइलाइट डोनर्स, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर नाइट्रोजन, एंड देन सबसे ज़्यादा कार्बन डोनर्स, ठीक है। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, जैसे कि मान लो कि मैं CN माइनस को ले रहा हूँ, है ना, तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो 2 टाइम्स ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। जैसे कि मान लीजिए कि अगर CN माइनस मैं ले रहा हूँ और F माइनस ले रहा हूँ, तो जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराएंगे तो CN माइनस वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो 2 टाइम्स ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू F माइनस। उसमें जो एनर्जी जो होगी वो 2 टाइम्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो भी कॉम्प्लेक्स F वाले लिगेंड F के साथ जुड़ करके बना होगा, ठीक है। तो ये बात है। और एक और बात, जो डेल्टा O का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो भी फाइंड आउट करोगे वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि उस मेटल, जो भी मेटल है आपका, जो भी ट्रांजिशन मेटल है, उस पर भी आपका चार्जेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यू कैन से दैट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O इंक्रीजेज एज द चार्ज ऑन द मेटल आयन इंक्रीजेज। अगर मान लीजिए कि कोई मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, और कोई मेटल, सेम मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, और उसका ऑक्सीडेशन 3+ है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो होगा आपका डेल्टा O किसका ज़्यादा होगा, डेल्टा O जो है M3+ का ज़्यादा होगा। तो एक बात याद रखना, अगर सेम मेटल भी ले रहा है और चार्ज ज़्यादा है, सेम मेटल के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, सेम मेटल के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो गया, चार्ज ज़्यादा हो गया, तो उसमें डेल्टा O भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कितना ज़्यादा होता है, तो आपको मैं एक छोटा सा डेटा शेयर कर रहा हूँ, 50% से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। एक छोटा सा डेटा मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा कि जब आपका बोल सकते हो कि जब D7 को कैलकुलेट किया गया M2+ के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो डेल्टा O निकल कर क्या है, वो आया 111 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और M3+ के लिए भी जब D7 कैलकुलेट किया गया, तो वहाँ पे भी कितना निकल, सॉरी D6 की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो यहाँ पे D6 की बात कर रहा हूँ मैं, तो D6 में 124, यहाँ पे मैं छोटा सा डेटा शेयर कर रहा हूँ। और D7 अगर इसका भी D6 कैलकुलेट किया गया तो वो कुछ 222 के आसपास आ रहा था, ठीक है। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई सेम मेटल है उसका D6 देखोगे, मतलब ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन से 2+ हो, तो वहाँ पे ये एनर्जी आया, और D6 वाले में 222 आया, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता है एनर्जी, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऊपर से नीचे आओगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक कोबाल्ट NH3 6 3+, फिर कोबाल्ट के नीचे क्या आता है, रोडियम, सेम लिगेंड में ले रहा हूँ, चार्ज भी सेम है यहाँ पे ग्रुप में, ऊपर से नीचे जब मैं आ रहा हूँ, फिर इरिडियम 77 पे। तो जब ऊपर से नीचे आओगे ना, तो आप देखोगे क्या कि एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। मैं निकलवाने नहीं रहा हूँ, एक डेटा शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे 296 किलोजूल पर मोल है ना, यहाँ पे 406 किलोजूल पर मोल, यहाँ पे 490 किलोजूल पर मोल। तो एक ट्रेंड देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना, 296, 300, फिर 400, फिर 490। मतलब ऐसा बताया गया है कि जब भी आप ट्रांजिशन मेटल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि लगभग 30% जो है आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। लगभग कितना, अब 300 है, 300 का 30% कितना होगा, 90 के आसपास, है ना। तो 90 इसमें ऐड करोगे, 300 का लगभग, ये 300 के आसपास है ना, तो 90 ऐड करोगे तो वही 400 के आसपास, मतलब कि लगभग 30%, है ना। तो जब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बात करोगे सेम मेटल का, तो लगभग 50% बढ़ता है, और जब आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो आपका लगभग 30% इंक्रीज करता है, ठीक है।
तो ये मोटी मोटी बातें हो गई, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर डाउट हो किसी भी तरह का तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। थैंक यू।